हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम लाइन वेक्टर्स फॉर्म। कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म्स हम क्यों करें? क्योंकि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ, वो स्केलर फॉर्म में था। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दे थोड़ा सा कि कूलम्स लॉ सेज दैट, क्या कूलम लॉ क्या कहता है? तो कूलम लॉ कहता था कि कोई भी दो चार्जेस होंगे, ठीक है, चाहे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं लाइक चार्जेस, चाहे चार्ज पॉजिटिव है चार्ज नेगेटिव, कोई भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस अट्रैक्शन वाली या रिपल्शन वाली। रिपल्शन कब होगी? जब सेम तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। और अट्रैक्शन कब होगी? ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो रिपल्शन, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन कब होगी? जब अपोजिट चार्ज होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कूलम्स लॉ बताता था। और स्टूडेंट, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और जो हमने कूलम्स लॉ लास्ट में पढ़ा, लास्ट क्लास में, वो किस फॉर्म में था? देखिए, F इजिकल टू के की जगह मैं लिख सकता हूँ, के भी लिखते थे, के की जगह हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान वो R का स्केयर। R क्या था? R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे सेम चार्जेस हो चाहे अपोजिट चार्जेस हो। तो सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताते, इसलिए वो कूलम्स लाइन स्केलर फॉर्म था, ठीक है। हमने कूलम लॉ मींस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी और मीडियम के बारे में भी लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्म थी ये स्केलर फॉर्म में थी। अब हमने बताना है कि कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। और स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बता दूं, सपोज सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ये भी इसको रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब दूर जाना है। तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो रिपेल करके फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो अगर ये इसको खींचता है तो जब ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा, देखिए, तो ये पॉजिटिव जब नेगेटिव के ऊपर फोर्स डालेगा, नेगेटिव को इससे खींचेगा तो नेगेटिव की तरफ से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर फोर्स डालते हैं तो पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में खींचेगा और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने ये जो पढ़ा था ये कूलम्स लाइन स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। और मैंने एक चीज बोल दी, कूलम्स लॉ हमेशा दो चार्जेस के बीच में होता है। अगर दो से ज्यादा चार्जेस आ जाए हमारे पास तो स्टूडेंट्स तब उस टाइम में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फॉलो करेंगे, हम उसको निकालेंगे। एंड कूलम्स लॉ is always a attractive and repulsive force. This force is also known as the electrostatic force. यही फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के थ्रू बनती है। और कूलम फोर्स हमेशा क्या होती है? लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मींस वो लाइन जो इमेजिनरी लाइन जो दोनों चार्जेस के सेंटर से निकलेगी, ठीक है ना, दोनों के सेंटर से, ये हमेशा सेंट्रल फोर्स कही जाती है। और इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे डिनोट करते थे? आर। तो ये था हमारा पूरा कूलम्स लॉ और ये हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। नो वी स्टार्ट अवर द कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब देखिए क्या है। अब आप बोलोगे सर आपने तो फोर्स की डायरेक्शन दे दी, लेकिन बेटा जब हमने लास्ट में पढ़ा था तब मैंने डायरेक्शन नहीं दी थी, सिर्फ निकाला था इसको। अब मैंने फोर्स इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर सिर्फ मैं बोलता कि बताओ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, कि ये चार्ज कितनी स्ट्रेंथ है कि दूसरे चार्ज को अपने पास खींच सके, दूर भेज सके। मीन्स अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे सपोज करो मैं एक चार्ज हूँ, ठीक है ना, हाई बिग चार्ज, तो मेरी जो एनर्जी का स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन रिपल्शन वाली, मीन्स किसी चार्ज को खींचना है किसी चार्ज को दूर भेजने की जो स्ट्रेंथ है, सपोज करो 5 मीटर तक है, उसके बाहर नहीं है ना। तो इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का? 5। सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी चार्ज को खींचता हूँ तो उस टाइम में जो चार्ज अगर उस 5 मीटर के अंदर है, या तो वो अट्रैक्ट होगा, दूर जाएगा, या पास आएगा। अगर वो दूर या पास जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही, तब वो क्वांटिटी कौन सी बन जाएगी? स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो सिर्फ स्केलर। तो ये हमने पढ़ा था कूलम्स लाइन स्केलर फॉर्म। नाउ लेट वी स्टार्ट कूलम्स लाइन वेक्टर्स फॉर्म। वेक्टर्स में हमें क्या ऐड करना है? सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी टेक अ कूलम्स लाइन बिटवीन टू चार्जेस, तो व्हेन वी टेक, मैं देखिए मैं क्या ले रहा हूं, आई विल टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज जेड एक्सिस। हम दो एक्सिस में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। नाउ कूलम्स लॉ विल टेक अ टू चार्ज। फर्स्ट this charge positive charge, I will take a two positive charge. Why? Because this is a force of repulsion। रिपल्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा पास आने के बजाय वो दूर दूर जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम, और हम इसको इसलिए पॉजिटिव चार्जेस में अगर हम सेम चार्जेस में लेंगे
तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो पास आके वो सेंट्रल फोर्स को बिल्कुल पास लेंगे। लेकिन ये अपोजिट चार्ज लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने कितने दूर जा रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, दिस इज प्लस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q1, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज Q2। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ओरिजिन द position vector in class 11th you have studied, the position vector of Q1 is R1, देखते जाए, the position vector of Q2 from origin is R2। आई थिंक सो आपको यहां तक पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं, देखिए अब इनको मैंने किसके बीच में रखा हुआ है, दे आर इन वैक्यूम, तो क्या होगा, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ वैक्यूम, दे आर लाइंग इट अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में रखे गए हैं। तो इसके बीच में जो लगेगा वो हमारा कांस्टेंट कौन सा लगेगा, एप्सिलॉन नॉट वाला। ठीक है, अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स डालता है तो रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। तो देखिए अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डालता तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब मैं इसके ऊपर वेक्टर डाल रहा हूं। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर Q2 Q1 के ऊपर डालता है तो ये इसको दूर भेजेगा क्योंकि रिपल्शन होगी, तो ये आप देख सकते हैं ये इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक है, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई नो आपको यहां तक पता चल गया होगा। तो देखिए R1 R2 यू नो डेट। अब मैं बोलता हूं अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डालता है, मीन्स द चार्ज Q1 अप्लाई ए रिपल्शन फोर्स ऑन Q2, तो सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स है तो इन क्लास 11 हमने ये नोटेशन भी पढ़ी है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F ऑफ 1 2। 1 2 का मतलब क्या होगा, कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, फर्स्ट के ऊपर, सॉरी F ऑफ 2 1, इसको हम 2 1 लेंगे, F ऑफ 2 1। हम क्या बोलेंगे, सेकंड चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट, नो दिस। अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज फोर्स लगाता है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, देखिए इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड वाला लगाता, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर फोर्स लगे वो पहले, जो लगा रहा है उसको बाद में। ठीक है ना, F ऑफ 1 2। तो आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा यहां तक, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं नाउ, अगर Q1 के ऊपर Q2 चार्ज फोर्स लगाता है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मीन्स कूलम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, उसको मैं रिपीट, देखिए फर्स्ट चार्ज की बात करें, F1 मीन्स फर्स्ट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो हम कैसे लिखेंगे, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम और प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस। हम इन दोनों के डिस्टेंस को किससे, देखिए सेंट्रल फोर्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस R इज अ, अभी मैंने इसके डायरेक्शन की बात नहीं है की है, अभी सिर्फ इसका डिस्टेंस बताएंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। अगर फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रही है, सेकंड लगा रहा, तो कैसे लिखेंगे, F ऑफ 1 2 इज इक्वल टू, अब ये वैक्यूम में रखेंगे, यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही होगा, K लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आई थिंक सो आपको यहाँ तक पता चल गया। अब क्या होता है, अब होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज R का स्क्वायर। देखिए बोलेंगे सर अगर वैक्यूम में है तो ये तो पूरी की पूरी स्केलर फॉर्म है, हमें तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट के ऊपर सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, बीच का डिस्टेंस है R। नाउ इन क्लास 11th यू नो डैट, अगर हम इस तरीके का कोई पार्टिकल रखते थे, अगर इस तरीके का कोई हम पार्टिकल रख भी दे, मीन्स फर्स्ट के ऊपर सेकंड फोर्स लगा रहा है, सेकंड के ऊपर फर्स्ट लगा रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट फर्स्ट के ऊपर सेकंड लगा रहे हैं, सेकंड के ऊपर फर्स्ट, तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला। सो देखिए इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो मैंने स्केलर फॉर्म में दे दिया R का स्केल। तो अब कहते हैं स्टूडेंट्स कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस इज पोजीशन वेक्टर, फ्रॉम ओरिजिन दिस पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दैट इज डिफाइंड बाय देयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखते जाइए, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इनके बीच का डिस्टेंस तो मैंने R से डिनोट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डालता है तो उसको F21 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर Q2 Q1 के ऊपर डालता है उसको F1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डाल रहा है, मींस इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है ना, इस डायरेक्शन के ऊपर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, देखिए Q1 से Q2,
तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए, अब इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा मींस अगर Q1 से Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है तो F21 इसका फोर्स वेक्टर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? देखिए अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? 21 है, मींस सेकंड के ऊपर फोर्स फर्स्ट लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाता है जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है। तो लगा कौन रहा है? देखिए इस डायरेक्शन में लगा रहा है ये, मैं इस पे ऐसे बना देता हूं, मींस R ऑफ 1 2 कौन लगा रहा है? 1 से 2 के ऊपर लग रही है, ठीक है, आपको समझ आ गया, 1 से 2 के ऊपर लग रही है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसके ऊपर फोर्स लगती है वो पहले आएगा, मींस फर्स्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड लगा रहा है, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो सेकंड लगा रहा है, सेकंड जब फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगी। उसी तरीके से देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस एरो से, सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसको मींस R ऑफ 21 वेक्टर, दैट्स इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब अगर हम सिर्फ इस चार्ज की बात करते हैं, Q1 Q2 पर फोर्स लगाते हैं तो R किसके इक्वल हो जाएगा? R ऑफ 1 2 वेक्टर के इक्वल, लेकिन हम इसको स्केलर में भी लिख सकते हैं। अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है तो GR इसके इक्वल भी हो सकता है। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अभी ये स्केलर फॉर्म में था, आई विल टेक वन टर्म दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। R इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते, सॉरी मैग्नीट्यूड की फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं R, आप इसको इस फॉर्म में भी। अगर ये और ये का मतलब क्या होता है? दे इन मैग्नीट्यूड, खाली स्केलर है ये। अगर R के ऊपर वेक्टर होगा तो ये वाला वेक्टर है तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अगर वेक्टर नहीं है तो स्केलर को, अगर मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर है तो भी स्केलर को, ठीक है। तो इसका मतलब यार इसके इक्वल भी है, यार इसके इक्वल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता दिया। नाउ अब यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं लगा सकता क्योंकि दिस इज आल्सो वेक्टर, दिस हैज अ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टर्म जो उसके इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, जिसको मीन्स उसको हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्केलर है, तो स्केलर के साथ अगर मुझे वेक्टर देना है मीन्स फर्स्ट के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? सेकंड वाला, फर्स्ट के ऊपर फोर्स सेकंड वाला लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा? ये वाला R21 मीन्स R ऑफ 21। लेकिन अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। देखते जाएं, यूनिट वेक्टर R ऑफ 21, यूनिट वेक्टर है यूनिट मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड 1 एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम Q2 टू Q1, फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड लगा रहा है, उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? सेकंड से फर्स्ट में लग रही है R21, इसी का यूनिट वेक्टर R21 हमने ले लिया। नाउ इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, सपोज इस डायरेक्शन में लग रही है ये डायरेक्शन, तो जिस मैग्नीट्यूड का मतलब उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म में चेंज नहीं आएगा और उसकी डायरेक्शन भी उसमें ऐड हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। सिमिलरली फॉर इक्वेशन F ऑफ 21, अब आप समझ गए होंगे, मीन्स सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है फर्स्ट, अब फर्स्ट से सेकंड के ऊपर, ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट के ऊपर लगी थी, अब सेकंड के ऊपर फोर्स फर्स्ट लगा रहा है, सेकंड के ऊपर फोर्स फर्स्ट लगा रहा है। इस पे ऐसे लिखा, नो यूजिंग 1/4πε0। अब आप बोलेंगे सर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा। अब मैं R की जगह वो वेक्टर भी ले सकता हूँ, अभी आपको नेक्स्ट करते हैं। R स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लेकिन अब मुझे यूनिट वेक्टर अगर लगाना है तो मुझे ये नहीं लगाना, मुझे लगाना है जो फर्स्ट सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है ये वाला, उसकी तरफ से जो वेक्टर आ रहा है वो है R12, वो है आपका R ऑफ 1 2। देखिए इसका यूनिट वेक्टर, नो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा आप देखें F12 एंड F21, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट यूनिट वेक्टर चेंज, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होगा? एक की डायरेक्शन उस साइड, एक की डायरेक्शन इस साइड। इसका मतलब ये फॉलो करें कहीं ना कहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, ठीक है ना। ये R को मैं इस R स्क्वायर को मैं, ये R इसके भी इक्वल हो सकता है, ये R इसके भी इक्वल हो सकता है। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब इसको हम फर्दर कंटिन्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होंगी। नो यूजिंग, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट 1 मिनट। नो आई थिंक सो मुझे इसको रिमूव कर देना चाहिए, आपको यहां तक क्लियर हो गया। नाउ फर्दर वी यूज फर्दर टर्म दैट यूज अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए आपको R1 पता है, ये R इसके इक्वल है, ये R इसके इक्वल है, ये यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मुझे इसको फर्दर यूनिट वेक्टर में कंटिन्यू करना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? देखिए अगर ये चार्ज को मैं ले लेता हूं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये भी एक पॉजिटिव
चार्ज था। आई थिंक सो यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये Q1 है, F(1)2। इस डायरेक्शन में फर्स्ट के ऊपर कौन लगा रहा है, सेकंड। इस डायरेक्शन में Q1 से जो फोर्स लग रही है Q2 के ऊपर, मीन्स सेकंड के ऊपर फर्स्ट लगा रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय आर। इस आर को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस आर को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे यूनिट वेक्टर भी बतानी हो तो आपको मैंने पहले बताया, 1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट के ऊपर सेकंड लगा रहा है ना, तो सेकंड से फोर्स आ रही है, इसका मतलब जो इसके लिए यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 1 2 के लिए, मीन सेकंड से फोर्स आ रही है, इसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा R(2)1 कैप। अगर फर्स्ट से सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए आपके R(1)2, लेकिन इसके लिए यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर आ गया R(1)2। आई थिंक सो आपको यहाँ क्लियर हो गया। तो यही दो टर्म्स को मैंने यहाँ पे यूज किया, एंड देन फर्दर इसको कंटिन्यू करें। अगर मुझे बताना है ये R को हम किसके इक्वल टू रख सकते हैं, तो बाय यूजिंग अ फन फॉर्मूला दैट इज नोन एज द एडिशन फॉर्मूला, मीन्स वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन फॉर्मूला आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। वेक्टर एडिशन फॉर्मूला क्या कहता है, मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैं देखिए कौन से किसको यूज करता हूँ, सिंपल सी मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा एक्सक्यूज मी, इसमें R(1)2 वाला ना, हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, F(2)1 ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर मैं यूज कर दूं तो आप बताएंगे अब ये R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। देखिए बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन फार्मूला, देखिए अब मैं बोल कह रहा हूं सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट। F(2)1 लिया ना, सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट। इसका मतलब इस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है ना, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2, जिस डायरेक्शन से फोर्स जा रही है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट को कौन अगर फर्स्ट के ऊपर सेकंड लगा रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा R2 प्लस R1(2), ठीक है। देखिए मैंने बोला सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, फर्स्ट लगा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है, 1 से 2 की ओर फोर्स जा रही है, तो मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2, ठीक है। अगर सेकंड से फोर्स फर्स्ट की ओर जा रही है तो मुझे लिखना रहेगा R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। आई थिंक सो आपको समझ आया। मीन्स अगर इससे इसकी ओर फोर्स जा रही है, सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट, तो हमें लिखना पड़ेगा R1 वेक्टर प्लस फर्स्ट से सेकंड की ओर फोर्स जा रही है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। अगर इसकी जगह मैं दूसरा वाला केस लेता हूं तो इसका उल्टा होगा, R यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, R2 इधर आ जाएगा, R1 यहाँ पे आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना होता है, ये प्लस की टर्म इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो देखिए आप R12 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसका मतलब इस R12 कैप की जगह भी मैं ये डाल सकता हूँ, और ये R मैंने स्टार्टिंग से बताया था, ये R इस पोजीशन वेक्टर के इक्वल है, तो R12 की जगह फिर मैं ये भी डाल सकता हूँ। तो देखिए यहां तक एक बार आपने देख लिया, तो इसको मैं आई थिंक सो मुझे रब करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको पॉज करके क्लियर कर लें। प्लीज यहां तक आप नोट करें, एक बार इसको देख लें। नो स्टूडेंट, हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे F(2)1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, देखिए अब यहाँ पे है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या था आपका, F(2)1 है तो R(1)2 कैप, नीचे था R का स्क्वायर। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया यार अगर फर्स्ट से सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है तो इसके यूनिट वेक्टर के इक्वल भी हो सकता है, R12 के इक्वल भी हो सकता है, और R जब इधर से इधर फोर्स लग रही है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल भी हो सकता है, R21 के इक्वल भी हो सकता है। अब मैं R की जगह क्या लूंगा, R की जगह भी मैं वही, देखिए मैंने स्टार्टिंग से बताया था ना, ये R12 के इक्वल भी है और R12 यूनिट वेक्टर के इक्वल भी है, ये R21 के इक्वल भी है, R21 यूनिट वेक्टर के इक्वल भी है। तो इसका मतलब नीचे था R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, R नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है R(1)2। समझ आ गया यहाँ तक, आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ। अब ये R(1)2 किसके इक्वल है,
दिस आर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर ऑफ 1 2 किसके इक्वल है, देखिए आर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू R2 माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R1। देखो मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये ऐसे लिखूंगा तो भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैं इसको सिंपल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इसका मतलब R2 माइनस R1, 1 2 की जगह R2 माइनस R1। अब आप बोलेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, बेटा अभी इसको मैं कुछ नहीं करने वाला, वो क्यों, अभी मैं इसको यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको। वी नो डैट यूनिट वेक्टर अगर ये है, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर वैल्यू अपान मैग्नीट्यूड वैल्यू, यही होता है ना, वेक्टर वैल्यू अपान मैग्नीट्यूड। और R12 कैप की जगह क्या अब क्या आ जाएगा, R ऑफ 2 माइनस R1, R ऑफ 2 माइनस R1 कैप इज इक्वल टू R ऑफ 2 माइनस R ऑफ 1 वेक्टर अपान R ऑफ 1 वेक्टर अपान R12 की जगह फिर वही आएगा R ऑफ 2 माइनस R ऑफ 1। देखिए यहाँ तक क्लियर हो, इसका मतलब R12 की जगह मैं क्या डालूंगा, R2 माइनस R1, वो R2 माइनस R1 किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। इसका मतलब R2 की जगह आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर अपान R2 माइनस R1, तो यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर अपान R2 माइनस R1। और स्टूडेंट इसके साथ क्या होता है, स्केयर, बेसिस सेम पावर शुड बी, अगर इसके बेसिस ये भी R2 माइनस R1, ये भी R2 माइनस R1, ये भी स्केलर ये भी स्केलर। देखिए वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर क्वांटिटी अपान स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी अपान स्केलर क्वांटिटी, बेसिस सेम, इसके पास 2 है, इसके पास क्या होगा बेसिस सेम, इस टर्म के पास क्या होगा 1, बेसिस सेम पावर शुड बी एडिड, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, और साथ में ये वाली टर्म की जो है R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 1। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार स्टूडेंट फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्केलर R था, R की जगह मैंने 1 2 लिया, क्योंकि सेकंड के ऊपर फोर्स लगा था, सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट, तो उसी डायरेक्शन से फोर्स आ रही है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 1 2 2, जिस डायरेक्शन से फोर्स जा रही है, और 1 2 2 यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन से फोर्स जा रही है, तो हमने यही यूनिट वेक्टर लिया, उसी यूनिट वेक्टर इसका फॉर्म में लिखा था। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो सिमिलरली ये 1 2 1 के लिए था, अगर मुझे 1 2 के लिए फाइंड करना हो तो इसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, ये 2 1 है, 1 2 के लिए अगर मुझे फाइंड करना हो तो इसका अपोजिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, सो स्टूडेंट अगर F21 इसके इक्वल था तो F12 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 में, तो इस पूरी टर्म का अपोजिट जो होगा वो ये होगा। अगर 2 माइनस R2 माइनस R1 है तो यहाँ पे R1 माइनस R2 R1 माइनस R2। जैसे ही आपने ये केस किया वैसे ही आप ये केस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट के ऊपर जैसे था ना, सेकंड के ऊपर फर्स्ट फोर्स लगा रहा है, सेकंड के ऊपर फर्स्ट लगा रहा है, तो हमने क्या लिखा था, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अगर इसके ऊपर फोर्स लगी है तो दिस R2 प्लस जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है R21 इज इक्वल टू दिस। उस तरीके से ये भी फाइंड आउट आपका हो जाएगा। और मैंने बोला F21 और F12 किसके अपोजिट है 2 1 के, क्यों R2 माइनस R1 है, यहाँ पे R1 माइनस R2 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि माइनस शो दैट दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बार ये आपका आ गया कूलम्स लॉ, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कूलम्स लॉ, यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चला कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। और वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, इट आल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज अ कंजर्वेटिव लॉ, मींस ये कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है। कूलम लॉ इज आल्सो नोन एज कंजर्वेटिव लॉ, मींस चार्जेस कहीं पे भी हो बेटा वो चार्ज के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, उसकी फोर्सेस उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। मींस अगर ये दो चार्जेस है ना, लेकिन चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, तो ये नहीं होगा कि ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर जब फोर्स लगे तो पहले जब चार्ज यहाँ पे, तो ये वाला चार्ज फोर्स यहाँ पे भेजेगा। अगर ये सेकंड वाला चार्ज यहाँ पे पहुंच जाए तो फिर इसकी फोर्स यहाँ से इधर पहुंचेगी, नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। चार्ज अगर एक दूसरे के, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इसको खींच रहा है अपने पास, तो ये चार्ज कहीं भी जाए
कहीं भी जाए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डिपेंड अपॉन initial and final position, does not depend upon the path. And last point is that it is a large force as compared to the gravitational force. This Coulomb force is also known as the electrostatic force. This is the last point. Thank you so much. I think so आपको यहाँ तक समझ आ गया।